हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के फेमस जो प्लेज हैं उनकी जो फेमस लाइंस हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। स्पेशली इस वीडियो लेक्चर में हम एक्ट और सीन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्ट और सीन को पूछ लिया जाता है और एक्ट और सीन को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो जितनी भी लाइंस हैं, मतलब विलियम शेक्सपियर की जो लाइंस हैं प्ले की, उन सब के एक्ट और सीन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइंस होती हैं उन्हीं के एक्ट और सीन को पूछा जाता है, जो सबको पता होती हैं वो लाइनें, लेकिन उसके एक्ट और सीन पता नहीं होते हैं। तो ऐसे एक्ट और सीन को ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स का यूज किया है जिससे आप उसके एक्ट और सीन को कभी नहीं भूलेंगे। तो जैसे कि ये लाइन है हमारी, नाइदर अ वारो, इसको हम नीदर भी पढ़ते हैं, नाइदर अ वारो नॉर अ लैंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड वॉरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। तो ये लाइन प्ले हैमलेट से ली गई है और इसका स्पीकर जो है वो पोलोनियस है। पोलोनियस अपने बेटे लाइटिस को, जब वो फ्रांस जा रहा होता है तो उस समय ये सलाह देता है कि बेटा ऐसा करना कि नाइदर अ वारो, ना तो किसी से उधार लेना, नॉर अ लैंडर, और ना ही किसी को उधार देना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, क्योंकि ऐसा करने से यानी लोन देने से क्या होता है, जो रकम होती है, रकम के रूप, लोन के रूप में जो हम रकम देते हैं वो भी चली जाती है, और जिस मित्र को रकम दी जाती है उससे हमारी जो दोस्ती होती है, जो फ्रेंड होता है, वो भी चला जाता है। एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, और इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति जो होता है वो कैसा हो जाता है, खर्चीला हो जाता है, यानी उसकी बचत करने की जो आदत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये तो लाइन हो गई। अब इसके एक्ट और सीन को कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, उधार लेने और देने से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म हो जाती है। इस लाइन में यही तो बोला है कि उधार लेने से तेरी मेरी जो दोस्ती होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो 13 यहाँ पर आए हुए हैं हिंदी के, इससे इसको याद रखेंगे। एक हो गया यहाँ पर एक्ट 1 और 3 से क्या हो गया, सीन थर्ड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। बुद्धिमत्ता उस व्यक्ति में होती है जो अपने विचारों को संक्षेप में प्रकट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि समझदारी उस व्यक्ति में होती है जो अपने विचारों को संक्षेप में प्रकट करता है। ये लाइन भी पोलोनियस की है, जो एक्ट 2 और सीन 2 में अपीयर होती है प्ले हैमलेट में। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, बुद्धिमत्ता उस व्यक्ति में होती है जो अपने विचारों को दो दो शब्दों में प्रकट करता है। यहाँ बोला गया है संक्षेप में। संक्षेप का मतलब जो दो दो शब्दों में ही अपनी बातों को क्या कर देता है, प्रकट कर देता है। तो ऐसे इसको याद रखेंगे, एक्ट 2 और सीन 2। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया है टू बी और नॉट टू बी, डेट इज़ द क्वेश्चन। मैं जीऊँ या मरूँ, ये एक सवाल है। ये प्रिंस की एक फेमस सालिलिक्वी है जो कि एक्ट 3 और सीन 1 में अपीयर होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नर्री सीन, इसको नर्री सीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि नर्री सीन जो है वो किस एक्ट और सीन में, इसलिए ध्यान रखेंगे इसी एक्ट 3 और सीन में इसको लिया गया है, नर्री सीन को। इसका मीनिंग क्या है, टू लिव आर टू डाई। नर्री सीन के बारे में अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसको किसी अन्य वीडियो में, किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा मैं आपके लिए नर्री या सीन क्या होता है, ठीक है। तो इसके मीनिंग को भी याद रखेंगे, टू लिव आर टू डाई। अब इसके एक्ट और सीन को कैसे याद किया जाए, देखिए इसका एक्ट और सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही पॉपुलर लाइन है विलियम शेक्सपियर की। तो इसका एक्ट या सीन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आप एग्जाम में इसको भूलेंगे नहीं। ये इसकी ट्रिक है। देखिए यहाँ पर क्या है, इस ट्रिक में इसमें दिया है ये दुविधा है, मतलब वो दुविधा में पड़ा हुआ है कि उसे अपना जीवन समाप्त करना चाहिए या दुखों और अन्याय का सामना करना चाहिए। मतलब ये इसकी सॉलिलिटी है, जब वो ये सोचता है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है और उसकी माता जो गर्ट्यूड है उसने बहुत ही जल्दी उसके अंकल क्लॉडियस से शादी कर ली है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तब वो ये लाइन बोलता है कि वो क्या करे, अपने जीवन को समाप्त कर ले या फिर उन तीनों, अब तीन कौन कौन से आ रहे हैं, क्लॉडियस आ रहा है और गर्ट्यूड आ रहा है और लेटस भी इसका दुश्मन हो जाता है, क्योंकि धोखे में हैमलेट जो होता है वो पोलोनियस यानी लेटस के पिता की हत्या कर देता है, इसलिए ये भी इसका दुश्मन हो जाता है। तो ये 3 हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बना, एक्ट 3। मतलब ये 3 नेम जो आ रहे हैं तो इसको हम ट्रिक के रूप में याद रखेंगे, एक्ट 3। अपने पिता, अब पिता उसके एक थे, ठीक है। तो ये हमारा सीन 1 हो गया, एक की मतलब पिता की मौत का बदला लेना चाहिए, तो ये सीन 1 हो गया। तो ध्यान रखेंगे ये एक्ट 3 और सीन में इसको लिया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट दिया है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इट अपीयर्स इन। तो ये ट्वेल्थ नाइट की लाइन है जिसको ड्यूक ऑर्सिनो ने बोला था। ये एक तरफा प्यार में पड़ा हुआ था ओलिविया के, तब वो इस लाइन को बोलता है। ये ध्यान रखेंगे, इसमें एक्ट और सीन को ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उस प्ले की ओपनिंग लाइन है, बिल्कुल शुरू में स्टार्ट होती है। तो वो कहता है कि यदि संगीत ही प्रेम का भोजन है तो इसे बजने दो। वो ओलिविया के प्रेम में पड़ा हुआ होता है, एक तरफा प्यार करता है, तब वो इसको कहता है। तो संगीत एक ऐसी चीज़ होती है, अगर कोई भी प्रेमी है, प्रेम में पड़ा हुआ है, अगर उसके सामने कोई संगीत को बजा दिया जाए तो उसकी जो प्रेम की तीव्रता होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको याद रखेंगे एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में, क्योंकि ओपनिंग लाइन है इसलिए एक्ट फर्स्ट और सीन में इसको ये आई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया है द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स इट अपीयर्स इन। तो ये एंटोनी यानी जूलियस सीजर जो प्ले है उसमें से इस लाइन को लिया गया है जिसको एंटोनी बोलता है। तो वो कहता है कि फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स। फ्रेंड्स रोमन वासियों, देशवासियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये कहाँ का सीन है? जब जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाती है तो ब्रुटस जो होता है वो जनता को भड़का देता है कि देखिए सीजर की हत्या कर दी गई है, क्योंकि सीजर जो था बहुत था। ये यहाँ की जनता को अपना गुलाम बनाना चाहता था और यहाँ की जो प्रजातंत्र जो शासन चल रहा था उसको वो समाप्त करना चाहता था। तब एंटोनी जो होता है वो अपना इसके बाद अपना स्पीच देता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ब्रुटस जो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। सीजर जो थे इन्होंने आपके साथ अच्छा किया है, यहाँ की जनता के साथ अच्छा किया है। वो वसीयत लेके आता है, वसीयतनामा वाले जो कागज़ होते हैं उनको वो लेके आता है, जनता को दिखाता है, कहता है देखिए इसमें जो जूलियस सीजर जो था वो आपके लिए ज़मीनें और बाग जो था वो मतलब आपके नाम कर गया है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो तब जनता को ये रियलाइज़ होता है कि जूलियस सीजर जो था वो एक अच्छा इंसान था, नेक इंसान था। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से मेमोराइज करेंगे देखिए। तो यहाँ पर इसके एक्ट या सीन को पूछा जा सकता है। एक्ट थर्ड और सीन सेकंड में ये लाइन अपीयर होती है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स है, रोमन्स है और कंट्रीमैन है, ये तीनों को संबोधित करते हुए वो कहता है। तो इससे हम कैसे याद रखेंगे? ये हमारा क्या हो गया? फ्रेंड्स, रोमन, कंट्रीमैन, ये हमारा एक्ट थर्ड हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लैंड मी योर ईयर्स, मुझे अपने ईयर्स दो। ईयर्स कितने होते हैं? ईयर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? कान कितने होते हैं? 2 कान्स होते हैं। ठीक है, एक से सुना जाता है, दूसरे से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे सीन 2 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है आउट ब्रीफ कैंडल लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग सैडा। तो ये लाइन जो है वो प्ले का नाम है मैकबेथ, इससे उसको लिया गया है और इसका जो स्पीकर है वो मैकबेथ है। ये सीन कहाँ का है? जब लेडी मैकबेथ जो होती है वो सुसाइड कर लेती है, मर जाती है, तब वो ये सोचता है कि ये जीवन क्या है। मतलब हमने राजा बनने के लिए बहुत से सपने देखे, इवन यहाँ तक कि राजा डंकन की हत्या भी हम लोगों ने मिलकर कर दी, फिर भी हमें क्या मिला? मतलब जीवन जो है वो कुछ भी नहीं है। वो फिर ये कहता है, लास्ट में कहता है, प्ले के बिल्कुल लास्ट में कहता है, इसलिए इसकी ट्रिक, एक्ट और सीन को याद करने की ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लास्ट में कहता है कि आउट ब्रीफ कैंडल, बुझ जाओ क्षणिक दीपक या क्षणिक कैंडल। लाइफ इज़ वॉट अ वॉकिंग सैडा, जीवन तो कुछ भी नहीं है, बस एक चलता हुआ क्या है? साया है। अ पुअर प्लेयर क्या है? अ पुअर प्लेयर डेट स्टार्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हियर नो मोर। वो कहता है कि एक गरीब जो प्लेयर होता है एक गरीब अभिनेता की तरह है। मतलब ये जीवन जो है वो एक गरीब अभिनेता की तरह है जो अपने समय में मंच पर इटलाता है और घबराता है। क्या करता है? इटलाता है और घबराता है। एंड देन इज़ हियर टू नो मोर, और फिर उसको कभी भी नहीं सुना जाता है। मतलब जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो यहाँ पर अपना मतलब अपनी भूमिका निभाता है, अलग अलग रोल अदा करता है, और बाद में जब वो मर जाता है तो उसको कोई भी याद नहीं करता है। फिर वो लास्ट में कहता है कि इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, जीवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इडियट द्वारा बोली गई एक कहानी है। फुल ऑफ साउंड एंड फरी, जो कैसी है?
जो कैसी है, जो बिल्कुल क्रोध से भरी हुई है, जीवन कुछ भी नहीं है, जो क्रोध से भरी हुई है, सिग्निफाइंग नथिंग, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, जिसका कोई भी महत्व नहीं है। हमने इतना सब कुछ किया राजा बनने के लिए, लेकिन फिर भी क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये वो यहाँ पर बोल रहा है, और ये लास्ट में बोलता है वो बिल्कुल, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये मैकबेथ का एक्ट 5th और सीन 5th में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इज अ पोर्सिया फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से इस लाइन को लिया गया है, सबको पता है। लेकिन अगर बात आती है एक्ट और सीन को, तो उसको कैसे याद रखा जाए? तो उसको इस तरह से याद रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिए हैं मैंने, जैसे लिखा है इट इज़ आल्सो कॉल्ड मर्सी एपिसोड या ट्रायल सीन। ये जो लाइन जहाँ पर बोली जाती है, इसको मर्सी एपिसोड या ट्रायल सीन भी कंसीडर किया जाता है। ये टीजीटी 2011 में भी इसको पूछा गया था, और ये एक्ट 4th और सीन 1st में ये लाइन अपीयर होती है। इसको इस तरह से मेमोराइज रखेंगे। ट्रिक है, 4 जज कोर्ट में हैं, मतलब कोर्ट में वो स्पीच देती पोर्सिया यहाँ पर, और कोर्ट में कितने जज होते हैं? 4 जज होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बना? इससे बना हमारा एक्ट। ठीक है, तो एक्ट कितने हो गए? 4 एक्ट हो गए। अब बात आती है सीन की। तो इस दृश्य की शुरुआत में ही पोर्सिया न्यायालय में आती है और दया पर स्पीच देती है। दया कितनी है यहाँ पर? एक दया है, यानी दया पर स्पीच देती है। तो इससे क्या हो गया? ये हो गया हमारा सीन। तो ध्यान रखेंगे ये जो लाइन है वो किस एक्ट और सीन में अपीयर होती है? एक्ट 4th और सीन 1st में अपीयर होती है, 4 जज से और दया स्पीच, एक भाषण से। इसको मेमोराइज रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है लेट रोम इन टाइबर मेल्ट इज ऑफ एंटोनी फ्रॉम एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा इट एपियर्स। तो ये एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा की लाइन है, और ये एक्ट 1 और सीन 1st में अपीयर होती है। तो ये यहाँ पर पूरी लाइन है लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, और इसके बाद दिया है एंड द वाइड आर्क ऑफ द रेंज्ड एम्पायर फाइल। तो वो ये कहता है टाइबर एक नदी है जो कि रोम में बहती है, तो वो यहाँ पर क्लोपेट्रा के प्यार में पड़ा हुआ है, और वो कहता है वो ये कहता है कि रोम जो है वो टाइबर नदी में, यानी जो एंटोनी जो है वो रोम का है, और क्लियोपेट्रा कहाँ की? इजिप्ट की है, मिस्र की रानी है। तो वो कहता है कि मैं क्लियोपेट्रा के प्यार में इतना ज़्यादा मतलब डूब गया हूँ, इतना ज़्यादा पड़ा हुआ हूँ कि रोम जो है, मुझे रोम की कोई चिंता नहीं है। रोम अगर टाइबर नदी में पिघलता है या डूबता है तो डूब जाने दो, मेरा स्थान जो है वो कहाँ है? मेरा स्थान तो क्वीन क्लियोपेट्रा के पास है। मेरा स्थान कहाँ है? जो रानी है क्लियोपेट्रा, उसके पास है। मतलब उसकी जो, वो ये कह रहा है कि इसकी जो बड़ी बड़ी मीनारें हैं रोम की, वो गिरती हैं तो गिर जाने दो, मेरा स्थान तो कहाँ है? मेरा स्थान जो है वो क्लियोपेट्रा के पास है। तो ये लाइन जो है वो ओपनिंग लाइन है, शुरू में ही प्रकट होती है, शुरू में ही अपीयर होती है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये जो है वो एक्ट 1st और सीन 1st में आती है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन दी है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसीबत में हमें जो सीख मिलती है वो सबसे ज़्यादा मधुर होती है। जब हम परेशानी में होते हैं उस समय हमें जो सीख मिलती है, जो हम सीखते हैं, वो सबसे ज़्यादा कैसी होती है? सबसे ज़्यादा मधुर होती है। ये ड्यूक सीनियर इस बात को कह रहे हैं एज यू लाइक इट में, जब ये फॉरेस्ट ऑफ वर्डन में होते हैं तब वो इस लाइन को बोलते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को, एक्ट और सीन को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि ये लाइन जो है वो एक प्रोवर्ब भी बन चुकी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये लाइन तो सबको पता है, ठीक है, इसका जो स्पीकर है वो भी पता है, प्ले भी पता है, लेकिन एक्ट और सीन हो सकता है इसका पूछ लिया जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, एडवर्सिटी मुसीबत से निकलने और लाइफ को स्वीट करने के लिए। देखिए यहाँ पर एडवर्सिटी आ रहा है, एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी यानी मुसीबत से निकलने और लाइफ को स्वीट करने के लिए कम से कम 21 बार राम का नाम लेना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को स्वीट करना चाहते हैं, मुसीबत से लिखना चाहते हैं, मुसीबत से निकलना चाहते हैं, तो 21 बार हमें गॉड का नाम लेना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पे 21 आ रहा है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि ये एक्ट 2 है, और एक का मतलब क्या हुआ? ये सीन 1st है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्विट्स कवर करेंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी बना सकूं। ठीक है, मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नए क्विट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।